नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सपाट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बात सपाट एक ऐसा मंच जहां सिर्फ आपके सरोकार से जुड़ी खबरें होती हैं, कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं और किसी के साथ पक्षपात नहीं। बात सपाट में आज बात होगी उन बैंकों की जो कर्ज देने में कंजूसी करते हैं। आपका पैसा जमा करने के लिए तो तत्पर रहते हैं, आप अपना पैसा बैंक में जमा भी करते हैं, लेकिन जब आप बैंक से लोन देने के लिए कहते हैं, किसी काम के लिए, किसी व्यवसाय के लिए, तो वो आनाकानी करते हैं। सरकार बार बार फटकार लगाती है, हर साल फटकार लगाती है, लेकिन बैंकों पर असर नहीं होता है। आखिर क्यों? सवाल यह है कि कर्ज देने में कंजूस बैंकों का इलाज क्या है। साथ ही आपको बताएंगे एनसीआरबी के आंकड़े अपराध के बिहार के बारे में क्या कहते हैं। एक अच्छी तस्वीर भी है और एक बुरी तस्वीर भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। आरा के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे के पटना और झारखंड में 4 ठिकानों पर ईओयू का छापा। ईओयू को मिले कई संपत्ति और निवेश के कागजात। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक। केसीसी सहित ऋण मामले को लेकर बैंकों को दिए सख्त निर्देश। पटना की नई डिप्टी मेयर बनी रजनी देवी। सुचित्रा सिंह को 15 वोटों से हराया। रजनी देवी को मिले 43 पार्षदों के वोट। पीएम के जन्मदिन पर कल बिहार में मेगा टीकाकरण। बीजेपी कार्यालय में भी विशेष तैयारी। सैंड आर्टिस्ट बना रहे आकृति। मधेपुरा के मनोहरपुर गांव में दर्दनाक हादसा। नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। बरौनी रिफाइनरी की फर्निश में ब्लास्ट। हादसे में 5 कर्मी समेत 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल। घटना के बाद मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन। और वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ेंगे कोहली। कोहली ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। और बात सपाट में हम बैंकों की बात करेंगे जो कर्ज देने में कंजूसी बरतते हैं, लेकिन उससे पहले बात अपराध की। एनसीआरबी के आंकड़े सामने आए हैं साल 2020 के, और साल 2020 के अपराध के आंकड़े एनसीआरबी ने जो जारी किए हैं, इन आंकड़ों में बिहार के लिए 2 तस्वीर है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी तस्वीर यह है कि मर्डर के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मर्डर के पीछे सबसे ज्यादा बड़ी वजह जमीन विवाद होते हैं। यानी जमीन के चक्कर में सबसे ज्यादा हत्या होती है बिहार में। लेकिन अच्छी तस्वीर यह है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार बाकी राज्यों से बेहतर है। बिहार महिलाओं के खिलाफ अपराध में 9वें स्थान पर है। वहीं साल 2020 के दौरान बिहार में बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या में गिरावट में एक और उम्मीद की किरण देखी गई। कुल मिलाकर बिहार में 2019 के मुकाबले 2020 में अपराध की संख्या में 4.3% की कमी दर्ज की गई, जो अच्छी बात रही। चीख पुकार और मातम की यह तस्वीर महज 1 महीने पुरानी है, जब 4 अगस्त को नालंदा के लोदीपुर गांव में जमीन के चंद टुकड़े के लिए एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 2 घायल हो गए। मरने वालों में एक ही परिवार के पिता और 2 बेटे थे, और परिवार में सिर्फ रह गई औरतें और बच्चे। सोचिए जरा, जिस बिहार में जमीन के चंद टुकड़े के विवाद में पूरा परिवार उजड़ जाता है और 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है, उस बिहार की क्राइम कुंडली भी यही बताती है कि यहां जमीन के लिए ही लोगों की जान जाती है और सबसे ज्यादा हत्या जमीन विवाद में होती है। एनसीआरबी ने साल 2020 के अपराध के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक मर्डर के मामले में दूसरे नंबर पर बिहार है। यूपी के 3,939 हत्या के मामले के बाद बिहार में 3,195 हत्या के मामले दर्ज किए गए। हत्या के प्रयास के 13,202 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर बिहार है।
हत्या के पीछे सबसे ज्यादा जमीन विवाद को वजह बताया गया। 2020 में जमीन विवाद को लेकर 815 हत्या हुई। जमीन विवाद के मामले में भी सबसे ऊपर बिहार है। 2020 में जमीन विवाद के 4,838 मामले सामने आए। 1,340 जमीन विवाद के मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। राजनीतिक कारणों से भी बिहार में सबसे ज्यादा 16 हत्या हुई। वहीं पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर हमले के 77 मामले सामने आए। बिहार में जब तक जमीन विवाद बना रहेगा तब तक परिवार उजड़ता रहेगा, रिश्तों का कत्ल होता रहेगा और मर्डर के मामले में बिहार पहले और दूसरे नंबर पर आता रहेगा। ऐसे में जमीन विवाद के मसले को सुलझाने के लिए सरकार को कोशिशें तेज करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जाहिर है जमीन विवाद एक बड़ी वजह है बिहार में हत्या के पीछे, यानी अपराध के पीछे, क्योंकि मर्डर के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है और मर्डर के मामले में ही बिहार अपराध के आंकड़ों में सबसे आगे रहता है। ऐसे में जरूरी है कि जमीन विवाद के मसले सुलझाए जाएं तेजी से। हाल के दिनों में सरकार ने कोशिशें भी की हैं, पहल भी की है, कई सारे कोशिशें की गई हैं और इन कोशिशों को और तेज करने की जरूरत है ताकि मर्डर के मामले कम हो सके जो सबसे ज्यादा जमीन विवाद की वजह से होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार के लिए सामने आया है, वो समझिए। महिलाओं और बच्चों के मामले में बिहार सेफ है। जी हां, 2020 में दर्ज की गई 15,359 घटनाओं के साथ बिहार महिलाओं के खिलाफ अपराध में 9वें स्थान पर है। 49,385 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश, 36,439 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल और 34,535 मामलों के साथ राजस्थान इस मामले में 3 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। बिहार में बलात्कार के 860 मामले दर्ज किए गए 2020 में, जो राजस्थान में 5,310 से बहुत कम और यूपी में 2,769 से बहुत कम मामले दर्ज किए गए। वहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या तंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमले के मामलों में बिहार उन राज्यों में 21वें स्थान पर है जहां 2020 में सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। साल 2020 के दौरान बिहार में बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या में भी बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, जो एक और उम्मीद की किरण दिखाती है। 2019 में बिहार में 9,320 ऐसे मामले दर्ज किए गए और इस मामले में चौथे स्थान पर रहा। लेकिन 2020 में राज्य में ने केवल 6,591 मामले दर्ज किए गए। और इसी तरह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो मामले में और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध संबंधित मामलों में बिहार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे विकसित राज्यों से पीछे था, बेहतर है। कुल मिलाकर बिहार ने 2019 की तुलना में भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत अपराधों की संख्या में 4.3% की कमी दर्ज की गई। और यह बताता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति सुधरी है, लेकिन जरूरत जमीन विवाद जैसे मसले को सुलझाने की, क्योंकि मर्डर के पीछे बड़ी वजह जमीन विवाद ही होते हैं। बात हम करेंगे बैंकों की। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन आप जाएंगे बैंक में लोन लेने के लिए तो बहुत सारे नियम कायदे, बहुत सारी आनाकानी बैंकों की तरफ से बताई जाती है और ये सरकार को भी पता है और सरकार बार बार फटकार भी लगाती है। सवाल है कि पिछले कई सालों से बैंकों का रवैया सुधरने को तैयार क्यों नहीं है। राज्य के बैंक लोगों से डिपॉजिट लेने में जितने तत्पर रहते हैं उस अनुपात में लोन देने में उतनी उदारता नहीं दिखाते हैं। पिछले 10 सालों में बैंकों के लोन देने की रफ्तार में महज 12% की बढ़ोतरी हुई है। और एक बार फिर गुरुवार को राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लोन देने में सुस्ती पर बैंकों को लेकर नाराजगी जाहिर की। पिछले साल भी सीएम नीतीश ने बैंकों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। दोनों का बयान सुनिए। दूसरे लोग ले रहे हैं, समय पर वापस नहीं कर रहे हैं, तो कृपा करके अगर आप लोग हमारे ग्रामीण अंचल को भी ठीक से देखेंगे तो इस बात को समझेंगे। हम बराबर आग्रह जो करते हैं कि भाई कम से कम हर ग्राम पंचायत में एक अपना बैंक की शाखा खुलवा दी तो बहुत कृपा होगी आप लोगों की। और वैसे तो आप लोगों का काम ठीक है, बहुत अच्छा है। इस बुरी स्थिति में भी आपने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, हम तो इसकी प्रशंसा करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अब जो स्थिति है इस स्थिति में
लोगों को हम लोग काम उपलब्ध करा पाएं और या उनको काम प्राप्त करने का अवसर मिल सके, इसमें बैंक के सहायता की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हम तो शुरू से आप सब लोगों को कहते रहते हैं कि इस बात पर अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत बड़ा कल्याण। बिहार के विकास में बैंकों की एक बड़ी भूमिका है। तो बिहार के बैंकों में जो बिहार वासियों का राशि जमा है और उसके विरुद्ध में बिहार वासियों को ऋण देकर उसे विकास की ओर अग्रसर करना है। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई दूसरे राज्य की राशि से बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं। बिहार के लोग जो काफ़ी कड़ी मेहनत करके आज बैंकों में राशि जमा कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में बिहार के लोगों को ऋण देना है, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। हम सबों ने काफ़ी बैंकों को निर्देश दिया है और आने वाले दिनों में इसका अच्छा परिणाम भी दिखेगा। अब सवाल है कि साल दर साल बैंकों का रवैया क्यों नहीं सुधर रहा है? बिहार के लोगों का पैसा जमा होता है, बिहार के लोगों को कर्ज देने में फिर कंजूसी क्यों करते हैं बैंक? आखिर सरकार की फटकार का भी बैंकों पर असर क्यों नहीं होता है? कर्ज देने में कंजूस बैंकों का इलाज है क्या? वापस नहीं हो रहा, दूसरे लोग ले रहे हैं, समय पर वापस नहीं कर रहे हैं। तो कृपा करके अगर आप लोग हमारे ग्रामीण अंचल को भी ठीक से देखेंगे तो इस बात को समझेंगे। हम बराबर आग्रह जो करते हैं कि भाई कम से कम हर ग्राम पंचायत में एक अपना बैंक की शाखा खुलवा दी तो बहुत कृपा होगी आप लोगों की। और वैसे तो आप लोगों का काम ठीक है, बहुत अच्छा है। इस बुरी स्थिति में भी आपने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, हम तो इसकी प्रशंसा करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अब जो स्थिति है, इस स्थिति में लोगों को हम लोग काम उपलब्ध करा पाएं और या उनको काम प्राप्त करने का अवसर मिल सके, इसमें बैंक के सहायता की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हम तो शुरू से आप सब लोगों को कहते रहते हैं कि इस बात पर अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। बिहार में बैंकों को लोन देने में तेजी लाने की अपील करते हुए सीएम नीतीश का यह बयान पिछले साल 15 जून का है, जब राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 72वीं समीक्षा बैठक में नीतीश ने लोन देने के मामले में लगातार फिसलती रहे बैंकों की क्लास ली। लेकिन सरकार की ओर से बैंकों की क्लास लेने का यह सिलसिला नया नहीं है। हर साल बैंकर समिति की बैठक होती है और हर साल सरकार बैंकों को लोन देने में तेजी लाने को कहती है, लेकिन फिर भी बैंक हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। गुरुवार को भी पटना में बैंकर समिति के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की अगुवाई में सरकार की बैठक हुई और फिर डिप्टी सीएम की ओर से बैंकों को फिर से लोन देने में तेजी लाने को कहा गया। बिहार के बैंकों में जो बिहार वासियों का राशि जमा है और उसके विरुद्ध में बिहार वासियों को ऋण देकर उसे विकास की ओर अग्रसर करना है। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई दूसरे राज्य की राशि से बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं। बिहार के लोग जो काफ़ी कड़ी मेहनत करके आज बैंकों में राशि जमा कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में बिहार के लोगों को ऋण देना है, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। हम सबों ने काफ़ी बैंकों को निर्देश दिया है और आने वाले दिनों में इसका अच्छा परिणाम भी दिखेगा। सरकार के बार बार कहने पर भी लोगों को बैंक लोन देने में कंजूसी करते हैं। सरकार हर साल बैंकों को लोन देने में तेजी लाने को कहती है और बैंक उस अपील को अनसुना करते हैं, जिसकी तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। बिहार में बैंकों के कर्ज देने की रफ्तार बेहद कम है। लोगों से डिपॉजिट लेने में तो तत्पर रहते हैं बैंक, लेकिन उस अनुपात में लोन देने में उदारता नहीं दिखाते। बैंक जिस अनुपात में बिहार के लोगों से पैसे जमा ले रहे हैं, उसमें 40 से 45% राशि ही बिहार के लोगों को लोन देते हैं। बाकी पैसे से दूसरे राज्य में लोन या अन्य कारोबार करते हैं। पिछले 10 सालों में लोन देने की रफ्तार में सिर्फ 12% की बढ़ोतरी हुई है। 2010-11 में बैंकों में लोगों ने 1,12,000 करोड़ रुपए जमा किए थे। इसकी तुलना में बैंकों ने मात्र 38,723 करोड़ रुपए का ही लोन दिया। 2010-11 में सीडी रेशियो यानी साख जमा अनुपात 33.99% था। 2020-21 में बैंकों में डिपॉजिट 3,96,471 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन 2020-21 में 1,75,474 करोड़ रुपए का ही लोन बांटा गया। यानी 2020-21 में सीडी रेशियो महज 46.40% रहा। यानी 10 सालों में सीडी रेशियो में महज 12% की बढ़ोतरी हुई,
जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे विकसित राज्यों का सीडी रेशियो 100 से 130% है। इन राज्यों में बिहार जैसे राज्यों के डिपॉजिट से ही लोन बांटे जाते हैं। वहीं बिहार में 15 जिलों में सीडी रेशियो 40% से भी कम है। 40% सीडी रेशियो के साथ राजधानी पटना भी फिसड्डी है। पटना की बैंक शाखाओं में सबसे ज्यादा 1,26,055 करोड़ रुपए जमा है। इसकी तुलना में बैंकों ने महज 49,443 करोड़ रुपए का ही लोन बांटा है, जबकि पटना में सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां होती हैं। सिर्फ एक जिला पश्चिमी चंपारण में ही सीडी रेशियो सबसे ज्यादा 60.33% है। मुंगेर में सीडी रेशियो सबसे कम 28.04% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों का सीडी रेशियो 75% है। लेकिन बिहार में वर्तमान में बैंकों का सीडी रेशियो सिर्फ 45.68% है। साफ है, सरकार की हर अपील बैंकों पर बेअसर साबित हो रही है और बिहार के लोगों के जमा पैसे के बदले बिहार के लोगों को लोन देने के बजाय दूसरे राज्यों में बैंक अपना कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है बैंकों पर सरकार को और सख्ती बरतने की, जिससे छोटे छोटे व्यवसाय के लिए लोगों को लोन मिल सके और लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि बिहार में और तेजी से विकास हो सके। मरगूब आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बैंकों को लोन कहा जाता है देने के लिए सरकार की ओर से, वो इसलिए क्योंकि उनका हक है, बिहार के लोगों का हक है। हक कैसे? क्योंकि बिहार के लोग सबसे ज्यादा बैंकों में पैसा जमा कराते हैं और बैंक में जो बिहार के लोगों का डिपॉजिट अगर ज्यादा है तो उसके मुकाबले डिपॉजिट के बदले आपसे लोन मांगा जाता है। यानी 100 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो उसके बदले बैंक अभी आपको सिर्फ लोन दे रही है 40 रुपए या 45 रुपए। सरकार कह रही है इसे बढ़ाइए, 75-80 तक ले जाइए कम से कम, ताकि लोगों को व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिले, रोजगार मिले, विकास हो सके। लेकिन बैंक है कि सुधरने को तैयार नहीं और राज्य में जो पैसा जमा होता है बिहार में, उस पैसे को किसी और राज्य में लोन देने में या कारोबार करने में मदद करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बैंकों को न सिर्फ सरकार अपील करे बल्कि थोड़ी सख्ती भी दिखाए, ताकि लोगों को लोन देने में आसानी हो सके, आसानी से लोन मिल सके और लोग व्यवसाय शुरू कर सके। बैंक कर्ज देने में तो कंजूसी भले ही करते हैं, लेकिन लापरवाही करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करते। एक के बाद एक हैरान करने वाली लापरवाही की तस्वीरें आती हैं। बुधवार को खगड़िया में हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां जिले के मानसी प्रखंड के बख्तियारपुर दक्षिणी ग्रामीण बैंक शाखा के अधिकारी की गलती के चलते एक शख्स के खाते में 1,61,000 रुपए ट्रांसफर हो गए और अपने खाते में 1,60,970 रुपए की राशि देकर खाता धारक रंजीत कुमार दास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था और रंजीत ने तो इसे पीएम की तरफ से सहायता राशि भेजे जाने के नाम पर रुपए को खर्च भी करने लगा। लेकिन जब बैंक मैनेजर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने रंजीत से वो रुपया वापस करने की बात कही, लेकिन रंजीत ने वह रुपया वापस करने से मना कर दिया। बैंक मैनेजर ने एफआईआर करवाई और पुलिस ने उसे रुपया वापस नहीं करने को लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अगले ही दिन यानी गुरुवार को कटिहार से मामला सामने आता है। गुरुवार को कटिहार में एक छात्र के खाते में 90 करोड़ ट्रांसफर हो गया। अंदाजा लगाई 90 करोड़। वहीं दूसरे छात्र के खाते में 6 करोड़। अब यहां भी डीएम ने जांच के आदेश दिए। तो कटिहार के आजमनगर प्रखंड पस्तिया गांव में हर कोई अब अपना खाता चेक करवाने के लिए आतुर है। दरअसल उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में खाता धारक कक्षा 6 में पढ़ने वाले आशीष के खाते में 6 करोड़ और गुरुचरण विश्वास के खाते में 90 करोड़ रुपए आए हुए। स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चे के खाते में पोशाक राशि की सरकारी राशि आनी थी, जिसे लेकर इन दोनों बच्चों के परिजन गांव के ही इंटरनेट केंद्र पर अकाउंट चेक करवाने गए तो दंग रह गए। रातों रात बिना हॉट सीट पर बैठे करोड़पति बने इन बच्चों को भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। खाते में आए 90 करोड़ रुपए। कटिहार के आजमनगर का मामला। घर वालों को नहीं हो रहा है यकीन। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता के जो भाव नजर आ रहे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है जो आमतौर पर चंचल रहने वाले बच्चों के चेहरे गंभीर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, इन्हें उम्मीद से ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा मिल गया है। ये बच्चे रातों रात करोड़पति बन गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, करोड़पति।
अपने करोड़पति होने के एहसास को महसूस करने से पहले इसकी तसल्ली कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि ये बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं। कटिहार के आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव के बच्चों के खातों में 60 करोड़ और 90 करोड़ से ज्यादा रुपए आ गए हैं। तुम्हारा अकाउंट में कितना पैसा आया था? 905 करोड़। 905 करोड़। तुमको कैसे पता चला कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया है? खाता आधार कार्ड लेके चेक करने गया था ना, तो पता चला। ओ, तुम आधार कार्ड लेके चेक करने गया था तो पता चला। तो पैसा कब आया था? कल आया था। तुम्हारा नाम क्या है? आसिफ कुमार। तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा आया था? 62 करोड़। 62 करोड़। कैसे पता चला तुमको तुम्हारे अकाउंट में आया? आधार कार्ड लेके दुकान में गए थे खाता चेक करने के लिए। और तो तुम लोगों का जो पैसा है वो रिटर्न हो गया है? पैसा दोबारा ले लिया? निकाल नहीं सका? नहीं निकाल सका। हमारी बातों पर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जरा इस पासबुक के पन्नों पर गौर फरमाइए। इसमें साफ नजर आ रहा है कि नितिन कुमार विश्वास के खाते में 60 करोड़ से ज्यादा की राशि है। वहीं एक अन्य छात्र के खाते में 90 करोड़ से ज्यादा की राशि दिख रही है। इस पूरे मामले पर कटिहार जिलाधिकारी ने कहा है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है और मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। नगर में कुछ छात्रों के अकाउंट में अत्यधिक राशि परिलक्षित होने लग गई थी, तो उस पर जांच कराई गई। आज अर्ली मॉर्निंग में ही ब्रांच को खुलवा के निकलवाया गया। तो जो ब्रांच मैनेजर है उनके द्वारा बताया गया कि जो उनका CBS कंप्यूटराइज सिस्टम है जो सेंट्रलाइज्ड है उसमें कुछ त्रुटि हुई थी, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट निकलता है उसमें ये परिलक्षित हो रहा था। खाते में पैसे नहीं आए थे और उस त्रुटि का निराकरण भी कर लिया गया है और जो वास्तविक पैसा उनके खाते में है आज के डेट में वही नजर आ रहा है। अभी गांव के भोले भाले लोगों को जब इस बात का पता चला तो कई सारे लोग बैंक की ओर रुख करने लगे, इस आस में कि शायद उनके भी खातों में धनवर्षा हुई हो। ऐसे में बैंक में भीड़ बढ़ गई। कल इन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी ही वजह क्यों ना हो, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने इन बच्चों को एक दिन के लिए ही सही लेकिन करोड़पति बना दिया। कटिहार से कशिश न्यूज के लिए रितेश की रिपोर्ट। कटिहार और खगड़िया में तो बैंकों की गलती से लोग और ये बच्चे चंद मिनटों के लिए या एक दिन के लिए लखपति और करोड़पति बन गए, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर काली कमाई के कुबेर बने हुए हैं, करोड़पति बने हुए हैं। एक के बाद एक काली कमाई के ऐसे कुबेर बेनकाब हो रहे हैं। गुरुवार को आरा के तत्कालीन SP राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। पटना के अभियंता नगर और झारखंड के जसीडीह में उनके पैतृक गांव सिमरिया और सचिन रेसिडेंसी होटल में तलाशी ली गई। दरअसल भोजपुर के SP रहे राकेश दुबे पर बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। EOU को SP के अलग अलग बिल्डर से व्यापारिक संबंध होने के सबूत मिले हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी कहा कि राकेश दुबे के द्वारा मां और बहन के नाम से कई चल और अचल परिसंपत्तियों के होने की जानकारी मिली है, जिसका सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही राकेश दुबे के द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर 12 लाख रुपए निवेश के भी कागजात मिले हैं। इसके साथ ही आय से अधिक 2,56,49,691 रुपए की अधिक परिसंपत्तियों के अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। और ये पहला मामला नहीं है जब काली कमाई के कुबेर बेनकाब हो रहे हैं या उन पर छापे पड़े हैं और पैसे मिले हैं, आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। जून महीने पिछले 3 महीने के ही हम देख लेते हैं घटनाओं को। तारीख 24 जून 2021 को यहां DTO के आवास पर छापेमारी की गई। पटना में मुजफ्फरपुर में तैनात DTO के आवास पर 50 लाख से अधिक कैश सिर्फ मिले। 13 अगस्त 2021 को इंजीनियर के घर से 1,43,00,000 रुपए कैश और 67 लाख की ज्वेलरी और जमीनों का कागजात मिले थे। आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक काली कमाई के कुबेर हैं और एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। सवाल है कि ये संख्या कब तक और ये सिलसिला कब तक। 28 अगस्त को फकुली चेक पॉइंट पर मुजफ्फरपुर वैशाली सीमा पर चेकिंग की जाती है। वहां इंजीनियर की गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश बरामद होते हैं और इस बरामदगी के बाद इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी होती है तो कुल 70 लाख कैश और दस्तावेज मिलते हैं। फिर 1 सितंबर जगह पटना ही यहां नगर परिषद अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के पास 1 करोड़ की संपत्ति मिलती है। वो भी तब कार्रवाई होती है जब CM नीतीश के जनता दरबार में मामला जाता है और CM नीतीश सख्त निर्देश देते हैं
4 सितंबर यहां भी पटना में निलंबित डीएसपी के ठिकानों से काली कमाई मिली। निलंबित डीएसपी पर बालू माफिया से साठगांठ का आरोप था। 8 सितंबर को फिर दानापुर, आरा और बक्सर में एक साथ छापेमारी होती है। निलंबित एमवीआई के ठिकानों से अकूत संपत्ति मिलती है। बालू माफिया से साठगांठ का आरोप है। 14 सितंबर को पटना में इंजीनियर के पास 15 लाख कैश और लाखों के जेवरात मिलते हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है और अब गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, निलंबित एसपी राकेश दुबे के यहां छापेमारी। महज 3 महीने के अंदर बिहार के 7 भ्रष्ट अधिकारियों के पास से सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख सिर्फ कैश बरामद हुए हैं। अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि काली कमाई के कितने बड़े कुबेर हैं और कैसे कैसे लोग। 2 करोड़ 75 लाख सिर्फ कैश। उस बिहार में जो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जिस बिहार में गरीबी की दर 33.7% है, जिस बिहार के 11 जिलों में 10 में से 6 लोग गरीब हैं, जिस बिहार में औसतन प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपए है, यानी 3 महीने में औसतन 550 लोगों के आमदनी के बराबर सिर्फ इन 7 भ्रष्ट अधिकारियों के पास से कैश मिले हैं, नकद मिले हैं, बाकी छोड़ दीजिए। शिवहर जिले में प्रति व्यक्ति आय तो सिर्फ 17,569 रुपए है। तो शिवहर जिले के हिसाब से देखें तो करीब 1,618 लोगों की आमदनी के बराबर सिर्फ कैश मिले और इसके अलावा करोड़ों की ज्वेलरी, फ्लैट और जमीन की संपत्ति तो अलग है। यानी एक मामले की चर्चा थमती नहीं कि दूसरा भ्रष्टाचारी सामने आ जाता है। इंडियन करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट भी कहती है कि करप्शन के मामले में बिहार का स्थान दूसरा था। यहां 75% लोगों ने स्वीकार किया था कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी। इनमें भी 50% लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्हें काम करवाने के एवज में अधिकारियों को कई बार, एक बार नहीं कई बार रिश्वत देनी पड़ी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू का गठन किया हुआ है। इसी यूनिट ने 2007 में पहला मामला राज्य के पुलिस महानिदेशक रहे नारायण मिश्रा के खिलाफ दर्ज किया था। साल 2012 में इनके पटना स्थित आलीशान मकान को जब्त कर दिव्यांग बच्चों के स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। 2011 में नीतीश सरकार ने फिर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू का गठन किया, जो ईओयू ने तत्कालीन एसपी राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये इकाई आज से अधिक संपत्ति के मामलों में के अलावा नॉन बैंकिंग कंपनियों के मामले, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम और शराब माफिया के खिलाफ दर्ज केस को देखती है। हाल ही में आदेश भी जारी किया गया कि जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के साथ साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी। करप्शन से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई और निगरानी के लिए आम लोगों के लिए हेल्पलाइन भी नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। हालांकि सच ये भी है कि केस दर्ज करने की रफ्तार में कमी देखी जा रही है, क्योंकि मैन पावर की कमी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-17 में 83, साल 2018 में 45 और साल 2019 में 36 शिकायतें विजिलेंस में दर्ज की गई। 2020 में कोरोना काल में शिकायतों में काफी कमी आई और इसके पीछे वजह दरअसल बताई जाती है कि निगरानी हो या एसवीयू या आर्थिक अपराध इकाई, एजेंसियों में मैन पावर की कमी है। और चलिए इसी के साथ आज बात सपाट में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर बात सपाट लेकर आपसे जुड़ी खबरों के साथ। कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। आप देख रहे थे बात सपाट। नमस्कार।